नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं सीधे हैदराबाद से। हमारे साथ जुड़ी हैं माधवी लता जी, जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं हैदराबाद सीट से और सीधे ओवैसी को उसके गढ़ में चुनौती दे रही हैं। माधवी जी का एक परिचय मैं दे दूं कि आपने हाल ही में अमित शाह की सभा में देखा होगा कि किस तरह से अमित शाह ने उनका उत्साहवर्धन किया। अमित शाह की सभा में उनके लिए जोरदार तालियों से पूरा हॉल गूंज रहा था, पूरा सभागार गूंज रहा था। बहुत बहुत स्वागत है माधवी लता जी आपका इस चर्चा में, इस शो में। नमस्कार पूर्णिमा जी। तो माधवी लता जी, आप ओवैसी को उसके ही गढ़ में चुनौती दे रही हैं, जिस सीट को कहा जाता है कि अब तक शायद उस पर कोई महिला इतनी दहाड़ के साथ शायद नहीं उस कंटेस्ट किया होगा जैसे आप वहां कंटेस्ट कर रही हैं। और आपको पूरा लग रहा है कि समर्थन है टॉप लीडरशिप का। और ओवैसी का कहा जाता है कि वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि वहां से किसी और कैंडिडेट का जीतना मुश्किल है, क्योंकि 84 से अगर हम देखें तो पहले उनके पिता ओवैसी के और अब वो लगातार जीतते आ रहे हैं। तो वो एक तरह से उनका उनका बैशन है, उनका गढ़ है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? पहली बात तो ये मैं नहीं मानती हूँ कि हैदराबाद लोकसभा असदुद्दीन जी का गढ़ है। किसी का गढ़ कुछ नहीं होता है जी। ये हम सबका गढ़ है। बस फर्क इतना है कि जो बोगस वोट्स वो बढ़ा लिए हैं, हमने वो काम नहीं किया है, जिसके वजह से साइकोलॉजिकली उन्होंने लोगों को और शायद पूरा दुनिया को और देश को ऐसे एक सोच में डुबा दिए कि वहां पे मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा है। आपको मैं एक छोटी सी उपमान यानी एग्जाम्पल देती हूँ। और 2009 में टोटल इलेक्टोरल नंबर थे 13,93,000। मैं जरा हिंदी नंबर्स में थोड़ी मैं हाँ, वीक नहीं, हूँ। आप अंग्रेजी में बोल सकती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। आज अगर आप 2014 2014 जब मोदी जी का वेव आने वाला था, तो एक प्रकार का डर छा गया था यहाँ पर, बहुत लोकल और सेंट्रल लेवल ऑफ इलेक्शंस में। तब यहाँ का गवर्नमेंट लोकली था कांग्रेस। उन्होंने बड़ी होशियारी से डिलिमिटेशन के नाम पर एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी को निकालकर थोड़ा उनसे ज्यादा मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको उन्हें ऐड कर दिया। इस दौरान बड़े चालाकी से लोग ने बोगस वोट्स का ऐड कर दिया। बताइए, क्योंकि पूरा दुनिया एक ही नजर से देख रहा था कि यहाँ के तेलंगाना में भी अरे थोड़ा हिंदू का पॉपुलेशन जो ज्यादा है वो निकला और थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन जो ज्यादा है वो इसको ऐड हो गया। अब यही करेक्ट टाइम था उन लोगों को कि बोगस वोट्स इसमें ऐड कर दे। इसलिए आप उनका डिफरेंस अगर देखने लग जाओगे, तकरीबन आपको 5.5 लाख ऑफ वोट्स ऐड हो गए। कैसे ऐड हो सकते बताइए आप? दो ही तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हुए ना। जब दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐड हो गए, आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 2.5 लाख मुस्लिम वोट्स कैसे ऐड हो सकते हैं? इसका मैं एक उपमान दूंगी फिर से। हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहादुरपुरा, याकतपुरा यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस जो जाके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। बहादुरपुरा, याकतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, कारवान, मलकपेट, गोशामहल। गोशामहल जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू वोट्स है, वहां पे भी आपको सिर्फ 1,80,000 हिंदू वोट्स हैं और आपको तकरीबन 70,000 मुसलमान के वोट्स हैं। अब बहादुरपुरा चाहिए जहां पे एकदम कंप्लीट आपको मुस्लिम वोट्स है, जो आपको ऑलमोस्ट 1,80,000 90,000 के मुस्लिम वोट्स है और सिर्फ 33 हिंदू वोट्स है, क्योंकि वहां पे हमारे 60,000 है, कभी वो वोट्स नहीं रहते, डिलीट करते रहते हैं। अगर इस हिसाब से अब देखा गया तो 2009 में था 13,93,000 और आप 2014 तक आ गए तो इट बिकम 18,24,000। जो डिफरेंस है 5 लाख से अधिक है। तो क्या मतलब है? जहां में एक हाईएस्ट मुस्लिम का बताइए आपको पॉपुलेशन, वहां पे भी 1,80,000 से क्रॉस नहीं हुआ। जब मैं हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूएंसी बताए, मैं वहां पे भी 1,80,000 क्रॉस नहीं हुआ। आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जब ऐड कर रहे हो, हिंदू पॉपुलेटेड निकालकर मुस्लिम पॉपुलेटेड,
द डिफरेंस ऑफ मुस्लिम आप निकाल देना चाहिए ना पहले दोनों का। निकालने के बावजूद 5 लाख मुस्लिम वोट्स कैसे ऐड हो सकते हैं बताइए जी, अचानक। So that is what the bucket they have taken. वो जो मौका उन लोगों ने डिलिमिटेशन के नाम पे लिए थे, that is when they have smartly added lot of bogus Muslim votes. अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसके वजह से लोग समझने लग गए नहीं नहीं बाबा ये तो मुस्लिम पॉपुलेटेड 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को लगाया, हमारे हिंदू पॉपुलेटेड को निकाल दे, इसलिए ये इतना मुस्लिम वोट्स बढ़ गए. एंड नोबडी इवन वेंट ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इट. वही धुन था 2019 और 2014 में तो मोदी जी का वेव था. लोग बड़े मस्त थे, समझ रहे थे नहीं नहीं मोदी जी का वेव है, लेकिन किसी ने ये पहचाना नहीं कि ये लोगों ने बोगस वोट्स डाले हुए थे. That is where again in association with the local यहाँ पे state government, they have started taking control of those polling booths. अब लोग क्या करें, उसी दौरान पोलिंग बूथ्स को बदल दिए. कहाँ बदल दिए? एज पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कम से कम एक कार एंटर करना चाहिए पोलिंग बूथ में. आप बताइए तो सही आज तक क्या कर रहे हैं जीएचएमसी और लोकल गवर्नमेंट यहाँ के, जब आपका कार नहीं जा सकता है, सिर्फ एक 2 व्हीलर जा सकता है, वहां आप पोलिंग बूथ कैसे रख सकते हो? उस पोलिंग बूथ में एक जगह में आप 2-3 पोलिंग बूथ्स रहते हैं वहां पर, यानी कि जगह एक होती है और पोलिंग बूथ 3-4 हो जाते हैं. किसी किसी का घर पोलिंग बूथ बदले जाते हैं और इतने भयानक जगह पे होते हैं वो कि हमारे भाजपा के पोलिंग एजेंट वहां पे बैठ नहीं सकते हैं. ये लोग वहां पोलिंग ऑफिसर को कंट्रोल में ला लेते हैं और ऊपर से ऊपर सुबह और शाम में 2 बार सर्वर्स डाउन हो जाते हैं. हाउ कैन सर्वर्स बी डाउन ऑन द डे ऑफ पोलिंग बताइए आप? और इसी दरमियान सारा उनके बोगस वोट्स मार लेते हैं. लाइक दिस दे हैव वेरी नाइसली एक थ्रेटन के दौरान एक जीएचएमसी से हाथ मिलाकर और एक यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर पुलिस से, या पुलिस कुछ नहीं कहता है. आपने क्या पहला नाम लिया माधवी जी? जीएचएमसी जी. वही तो अपने इलेक्शन पूरे क्या होता है ना, व्हाटएवर इलेक्टोरल जो हम अपलोड करते हैं वो तो पहले जीएचएमसी को जाता है ना, ग्रेटर म्युनिसिपैलिटी. हाँ, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, वहां तो हमारे सारे अपलोड होते हैं. लास्ट टाइम 2023 इलेक्शंस में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता खास कर जाके कंप्लेंट करे कि हनुमान मंदिर पे 40 मुसलमान के वोट्स थे एंड दे हैव गिवन अ कंप्लेंट लॉन्च्ड. अब यकीन नहीं करते पूर्णिमा जी, आराम से इत्मीनान से जीएचएमसी से एक लेडी ऑफिसर आती है. दुर्भाग्य की बात तो ये है कि लोग जो भी इनसे मिले हुए ना, वो भूल जा रहे कि वो कितने एंटी नेशनल है सारे काम कर कर, कितने देश विद्रोही है ये काम कर कर. लेकिन एक तरफ से मेरे को उन पर दया भी आती है क्योंकि ये लोगों को पता नहीं कौन से धमकियां दिए जाते हैं. आई एक्सप्लेन यू सो क्लियरली. जब वो औरत आई थी वह स्त्री वहां पर, वो बोले हमको 2 दिन का मोहल्ला टाइम चाहिए. व्हाई डू यू वांट? क्यों चाहिए आपको 2 दिन के टाइम? क्या एडजस्ट करना चाह रहे थे आप यकीन नहीं करते. वो 1410 समथिंग लाइक दैट था घर का नंबर, वो 1140 कर दिए. तो 4 और 1 का संख्या को इधर उधर कर कोई दूसरा मुस्लिम का घर बना दिए, वहां पे वो शिफ्ट कर दिए पूरा. नहीं घर का नंबर गलत था, वहां शिफ्ट हो गया. और उन लोग स्त्री घर के अंदर रहते हैं, हम जाके अंदर कुछ जांच पड़ताल नहीं कर सकते. हमारे भाजपा के बच्चे वापस आ जाना पड़ा. तो आप बड़े आरोप लगा रही हैं कि जो हैदराबाद लोकसभा सीट है उसमें किस तरह से आप कह रही हैं कि आप चाहे बोगस वोटों की बात हो, चाहे इलेक्शन जिस तरह में कंडक्ट हो रहे हैं उसमें आप गड़बड़ियों की धांधली के आप बड़े आरोप लगा रही हैं. मेरे पास अभी एक प्रूफ है जो हिंदू स्मशान है जिसके ऊपर 143 मुसलमान वोट्स है. आई कैन सेंड यू दोस फोटोग्राफ्स विद द पोलिंग बूथ नंबर. तो आप कह रही हैं कि डेमोग्राफी में को गड़बड़ियों से बदला गया है, जो कहा जाता है कि वहां हैदराबाद लोकसभा सीट में 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, इसलिए कोई और उस सीट से जीत नहीं सकता. सही नहीं है ये बात. ये सही नहीं है. और एक एग्जांपल देती हूँ. उन लोगों के पास तकरीबन 6 लाख के बोगस वोट्स है आज के डेट पर.
अरे ये बात हम क्यों कहना चाहिए? कांग्रेस के जो नामपल्ली से उम्मीदवार ठहरे थे 2023 में असेंबली को, फिरोज खान जी, उन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पे 6 लाख बोगस वोट्स है, जिनका पूरा डेटा उन्होंने जीएचएमसी को दिए, कमिश्नर साहब को दिए, कलेक्टर को दिए और रेवंत रेड्डी जी को दिए, चीफ मिनिस्टर। किसी ने कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया है। अच्छा, उसको आप बाजू रखिए। 2019 में असद जी जीते थे, उनके टोटल संख्या थी 5,17,000 वोट्स। 2014 में भाजपा को आए थे 3,20,000 के वोट्स। ठीक है, अब ये 5,17,000 वोटों में से जब आपके पॉकेट में तकरीबन 6 लाख बोगस वोट्स हैं, तो बताइए वो 2 लाख इस्तेमाल करे, 2.5 लाख इस्तेमाल करे, जितना भी वो लोग इस्तेमाल करें, बचा ही क्या है उनके पास? पूर्णिमा जी, ही इज जस्ट, हाँ बताइए। आपने क्या ये अपनी आपत्तियां इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई कि आपने ये सारी बातें कही, क्योंकि आपकी तो जो केंद्र में हाँ, जिस तो पार्टी ये से आप जो लड़ रहे हो केंद्र में सरकार है, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसके साथ साथ हमने फोटोग्राफ्स भी इकट्ठे किए हैं। क्योंकि हर बार क्या होता है ना पूर्णिमा जी, जहां तक मेरे सोच और समझ के हिसाब से, इफ यू कीप ऑन गिविंग डाटा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं यहाँ पर। इसलिए हमने फोटोज भी इकट्ठे किए थे। जिस जिस जगह पे जगह ही नहीं है लेकिन वोट है, श्मशान है, वोट है, मंदिर है, मुसलमान के वोट है, अब ये तो बहुत बड़ा प्रूफ हो गया ना। हम इसके साथ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसको सबमिट करेंगे। हम लोग, हमने एक कॉपी तो भिजा दिया है और एक कॉपी फिजिकली भी जा रहा है उनके पास। हाँ, we know what to do. We exactly know what to do. We are very very confident. तो आप क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हैं, एक ऐसी जगह से लड़ रही हैं जहां पर बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। ये हारी हुई का नाम इसलिए आया है क्योंकि वो लोग कब्जे करते हैं, सर्वर को डाउन करते हैं, वहां के लोकल पुलिस से मिला हुआ रहता है, बोगस वोट्स रहते हैं। और उससे बड़ी बात मैं बताती हूँ, तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख अपने हिंदू के वोट्स डिलीट किए गए हैं, जबरदस्ती डिलीट किए गए हैं, जिनका हम लोगों को मालूम तक नहीं था इलेक्शन डेट तक। अभी वो सारे वोट्स पहचाने गए हैं, उन लोगों को वो सारे 1.5 से 2 लाख के वोट्स हमने फिर से ऐड करवा दे रहे हैं, तो उससे हमारा संख्या 10 लाख पहुंच जाएगी। दैट्स अ फर्स्ट विनिंग फैक्टर दैट वी हैव टुडे। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी हैव टुडे इज वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट। जब फिरोज खान जी भी ऐसे पूछे थे कांग्रेस से, उन्होंने जब कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए, सेंट्रल फोर्स उनको दिया गया है। अब हम बिल्कुल पूछेंगे उसके लिए और आखिरी दम तक उसके लिए लड़ेंगे कि हमको सेंट्रल फोर्स चाहिए in all entire 2000 polling stations. Now third thing that we are going to ensure that while we are any cause going to get the bogus votes removed, third and very important thing that we are going to ensure that the server cannot go down on the day of election. It's not acceptable, unacceptable blunder hai ye. It's a deliberate act towards the injustice of a common voter or a citizen of this country. और चौथा ये है कि हिंदू अगर 10 या 11 एक जॉइंट फैमिली, एक परिवार, एक घर में है, तो ये लोग 4 पोलिंग बूथ पे इसको बिखेर देते हैं। यानी ये 11 या 12 वोट्स जो जॉइंट फैमिली होते, एक पोलिंग बूथ को जाना चाहिए अगर एड्रेस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ में 2, दूसरे पोलिंग बूथ में 3, 4, और ये पोलिंग बूथ इतने दूर डालते हैं ताकि वो लोग साइकोलॉजिकली डिसअपॉइंट हो जाए। We are going to get information of that and we're going to ensure every Hindu voter goes and votes. And now apart from that, हमारे पास ट्रिपल तलाक है, हमारे पास यूसीसी है, हमारे पास सीएए है। आपने सीए की बात करी, आप कहती आ रही हैं कि ओवैसी जो है वो सीए पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे? इट इज बिकॉज अगर आप देखें तो खास कर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ाई लिखाई एट द मैक्सिमम यू विल हैव समबडी स्टडीइंग 7th क्लास और द बेस्ट 10th फेल। अब बताइए, अगर आप इस प्रकार के मुसलमानों को, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं होती है,
आप एक कोई मस्जिद या कहीं के दरगाह या मीन मदरसा के मौला या जिस किससे भी आप बुलवा दीजिए, they get scared of it, डर जाते हैं वो लोग। अब बताइए 10वीं कक्षा फेल या 7वीं कक्षा पढ़े लोगों को कितनी हिम्मत रहती है, कितनी जानकारी रहती है, आप जो बोलो वही सच मान लेते हैं वो लोग। So he takes advantage of illiteracy that's existing there, ignorance and innocence that is existing there. उन लोगों को कभी भी देखिए, आप 40 साल से last 40 years he has been, you know, ruling that particular territory, I would say now. There is no college which is government and which is doing well. There is no university there. ओल्ड सिटी जिसको हम हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, वहां से लोग बाहर निकलते हैं सिकंदराबाद, मलकाजीगिरी, दूसरे अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पढ़ने के लिए या हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के लिए। कोई भी यहां से वहां नहीं आता है, न्यू सिटी से लेकर कोई भी ओल्ड सिटी में नहीं आते। Why so? There is no education, there is no sanitation, the nalas don't work here, नौकरियां नहीं है, चाइल्ड लेबर टेरिबल, फीमेल। आप किन मुद्दों पर लड़ रही हैं चुनाव? आपने कहा हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले इतने दशकों से ओवैसी और उनके पिता इस सीट से जीते आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं इस सीट के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप तो खुद ओल्ड सिटी से हैं, ज्यादा बेहतर से समझती हैं इस इलाके को। तो वही तो ना, मैं भी कहाँ से पढ़ी, मैं उन बॉर्डर एरियाज में पढ़ी ना। जैसे कि आप देखिए तो सही, कोटी वुमेन्स कॉलेज है जो इन्होंने नहीं रखा है, एंड दैट इज एट द कोटी। उसके बाद आप थोड़ा सा एक रोड क्रॉस कर दो तो निकल जाओगे, आप बाहर आ जाओगे ओल्ड सिटी से। मैंने निजाम कॉलेज में पढ़ा है, दैट इज ऑल्सो नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय दीज पीपल, दैट्स द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, आई मीन द कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज फॉर अ वेरी ओल्ड टाइम। नवजीवन अमृत कपाड़िया, again established by an by a North Indian Hindu institution. क्या किया नहीं इन्होंने, कुछ नहीं किया। And all these are on the borders, extreme borders from where the another constituency starts. There is no single, जैसे आप अंदर जाओगे हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाओगे, आप चौंक जाओगे जिस प्रकार से बच्चे होते हैं वहां पे टायर पंचर करते हुए, टेलरिंग शॉप में बटन सीते हुए मुसलमान बच्चे, और हिंदू लड़कियों का तो कोई हिफाजत नहीं है, और मुसलमान लड़कियों की तो बार बार शादियां हो जाती हैं यहाँ पर, और बार बार तलाक हो जाती हैं, और उनसे पैसे कमा लेते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैवल मैरिज, atrocities, they get married at the age of 15, 16, and lot of girls turn into prostitutes here. This is like pathetic. This is like pathetic, and I'm surprised. वहां पे बिरयानी के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं करते हैं ना पूर्णिमा जी। हैदराबाद किसके लिए फेमस है बताइए आप? हैदराबाद किसके लिए फेमस है? पूरा दुनिया हैदराबाद किसके लिए मशहूर समझा जाता है? बिरयानी के लिए ना। तो हमारे पास बिरयानी के अलावा कुछ नहीं है। वहां राजस्थानी लोग हैं, मारवाड़ी के जो है, दो फिर गुजराती के हैं, फिर कन्नड़ा के हैं, तमिल के हैं, फिर आपको क्या है, मराठा है, और खाना एक बिरयानी फेमस हो जाता है। क्यों? किस लिए? पर्ल सिटी है वो, यहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है पर्ल्स का, जरदोजी का काम है, कोई जरदोजी फेमस नहीं है यहाँ पर। लक का कंगन बनाया जाता है यहाँ पर, कोई फेमस नहीं है, और सारे औरतों के आंख भी चले गए, they lost their eyes। और वक्फ बोर्ड, जो लोकल गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड है, सारा फंड्स इन्हीं के मेहरबानी से चलते हैं। मद्रासों में, शिया के मद्रासे खास कर वहां पे बच्चों को कुछ फंड्स नहीं मिलते हैं, एंड दे नेवर वेंट फॉरवर्ड रिक्वेस्टिंग फॉर देम। और मस्जिदों में सिर्फ 4,000 की तनख्वाह मिलती है। बस एक डर पैदा करके रखा है असद जी ने कि ही इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री। ये बात पर इनको पढ़ाई नहीं होती है, और ये मुद्दे लेकर उन्होंने उनको अपने कब्जे में रख लिया है, और डर दिखा दिए सारे मुस्लिमों के कि अगर हम इनको वोट नहीं करेंगे शायद हमारा ठिकाना यहाँ पे नहीं रहेगा। And this is what I want to break, to tell them that Article 30 is just made for
लेकर आर्टिकल 30 सिर्फ एकमात्र बनाया गया है माइनॉरिटीजों के लिए। अब आप बताइए, आर्टिकल 30 के दौरान जब आप मदरसा खोलते हो, आप उसमें अंग्रेजी पढ़ाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स बनने के आप मौका नहीं दे रहे? मर्जी आपकी है ना, कौन रोक रहे हैं आपको? तो आप कह रही हैं कि उनको एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, उनको उनकी एजुकेशन, उनको आगे उनका दिमाग ना खुल पाए, उनको तरक्की ना कर पाए, तो वो उनके प्रभाव में रहेंगे और उनको समझाना, बुझा के रखना आसान होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं के बेहतरी के लिए ओवैसी ने अब तक अपनी संसदीय क्षेत्र में क्या किया? ये आप कैसे समझाएंगे? ये कैसे समझाएंगे मुस्लिम बहनों को? आप अगर उन्हें कुछ करते थे ना पूर्णिमा जी, आप एक ही मैं क्वेश्चन करती हूँ, सवाल करती हूँ आपसे, अगर वो कुछ करते थे तो मोदी भाई पहले क्यों ट्रिपल तलाक के मुद्दा उठा के उसको हमने हवाल दिया? वो तो असद देने चाहिए थे ना। जब उनको मालूम था, पूरा दुनिया को मालूम था, यहाँ पे खास करके बहुत सारे लड़कियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से, उन्होंने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाई है? क्यों मोदी भाई उठाने तक उसका आवाज उनके कानों में नहीं गूंजा? और मोदी भाई उठाने के बाद भी उन्होंने क्यों उस मुद्दे को उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिया उसको? इनफैक्ट इट वाज अगेंस्ट दैट। आप अगर ट्वीट्स में आप क्या कहना चाहेंगी बतौर एक प्रत्याशी मुस्लिम बहनों से? जी जी बताइए। तो यह जो संसदीय क्षेत्र है हैदराबाद का, इसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो पूरी तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के समय जो वोटिंग परसेंटेज था उससे काफी कम है रहा। तो अब की बार आपके लिए बड़ी चुनौती क्या होगी? मुस्लिम बहनों को समझाना कि एक महिला को वोट करें, या फिर जो वोटर्स हैं जो वोट करने के लिए बाहर निकल के नहीं आते उनको बाहर लाना? क्या बड़ी चुनौती रहेगी? सबसे बड़ी चुनौती ये है मेरे लिए पूर्णिमा जी, ये लोगों को समझाना और जानकारी देना कि असद जी और अकबर जी दोनों अपने आप को रजाकार कहते हैं। क्यों कहते हैं आप ऐसा? उनका खुद का 2011 का वीडियो है जहां अकबरुद्दीन स्वयं कहते हैं कि हम रजाकार हैं, हम MIM के हैं, हम हिंदुस्तानों के तोपों का सामना हमने किया है। अब हिंदुस्तान के तोपों का सामना करने का मतलब क्या है? तो आप हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है आप तो खुद कह रहे हैं आप हिंदुस्तान नहीं है। आप खुद कह रहे हैं आप MIM के रजाकार है। आप कह रही है हमारे दादा परदादों ने तोपों का सामना किया, तो हम तो सिर्फ 2-3 गोलियों का सामना कर रहे हैं। और रजाकार कौन थे? रजाकार तो वो लोग थे जिन्होंने तेलंगाना को 13 महीने में बर्बाद करके कुचल करके रखा है। वही तो सोच आज तक गई नहीं उनकी, उसी सोच ही तो आज भी वहां पे वही भटक रहा है कि आप हिंदू लड़की रहने दो, लव जिहाद से जब लड़कियां बर्बाद हो जाती है तो आप रिएक्ट नहीं करते हो। आप मुसलमान लड़कियों को बार बार शादी करके उनको बेचा जाता है, आप रिएक्ट नहीं करते हो। आप बच्चों को पढ़ाई नहीं देते हो, बच्चे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं, आप उसकी तरफ गौर नहीं करते हो। औरतों के बदन में खून कमी हो जाती है, वो लोग इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, आप उसके ऊपर गौर नहीं करते हो। आज तो 21 साल है, इसके पहले तो 18 साल तक शादी का उम्र था। आप उससे छोटे लड़कियों को जब शादी 14 साल के 12 साल के लड़कियों को शादियां हो रहे तो आप उसको रिएक्ट नहीं करते हो, तो किसको करोगे साहब आप रिएक्ट? और जब मोदी भाई ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देकर औरतों को बचाना चाहते हो, आप उसको विरोध करते हो। क्या मतलब है आपका? जब मोदी भाई 33.3% वुमेन रिजर्वेशन देना चाहते हो, आप उस मुद्दे पे उठ के निकल जाते हो पार्लियामेंट से, या पार्लियामेंट में आप नकारते हो इसको। क्या है ये बात? आप समझ रहे ऐसा कोई इंसान है? इस प्रकार के सोचने वाला इंसान कभी दे सकता है न्याय उनके क्षेत्र में? बार हैदराबाद में सिर्फ आप हैदराबाद के चारमीनार के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। गोलकोंडा में 1000 साल पुराना मंदिर है, कभी आप उनको बात करते हुए सुने आपने? अच्छा ठीक है, आप सबके बात मैं मान लेती हूँ, हैदराबाद में मुसलमान बहुत ज्यादा है, तब तो हिंदू माइनॉरिटी हो गया ना। आपके क्षेत्र में हिंदू माइनॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी, हिंदू माइनॉरिटी की बात सुनाई नहीं देता। यहाँ तक तो भाईचारा उनके लिए भाईचारे का कोई मतलब नहीं है, भाईचारे की वो बात नहीं करते। राम लल्ला को ऐसी भाषा जबान बोल सकते हैं,
जो राम लल्ला के माता जी के बारे में ऐसा भाषा की प्रयोग कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, क्या बात करें वैसा इंसान के बारे में। हम लोग तो इस्लाम के बारे में से नहीं बात करते, हम किसी के भगवान या खुदा के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकते। कैन ही एवर बी अ सेक्युलर पर्सन whose only criteria is to hurt Hindu sentiments? और छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दो, 15 मिनट दो। ये कौन सा गुंडागर्दी की बातें हैं ये सब? ऐसा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं क्या पूर्णिमा जी? ऐसा होता है किसी का, एक बैरिस्टर एक मेडिसिन पढ़े के बीच में या पता नहीं उन्होंने खत्म ही नहीं करे? इज दैट वे एजुकेटेड पीपल टॉक? आप बड़े खुलासे कर रही हैं हैदराबाद सीट को लेकर, वहां क्या क्या होता है, वहां के नेताओं के बारे में, उनकी तौर तरीकों के बारे में। कल की मुद्दा है गुजराती गली, सुल्तान बाजार, गोशा महल, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में एक मॉब। आई हैव द वीडियो, आई कैन सेंड इट टू यू राइट अवे एंड यू पीपल कैन इवन फ्लैश इट। एक मॉब, Muslim mob has attacked a Hindu shop for no good reason. They hit him blue and black. And when that person, चंद लोगों को लेकर उन्हें पुलिस स्टेशन भी गए, तो AMIM के MLC आ जाते हैं इन सो कॉल्ड मिसबिहेविंग यंगस्टर्स, यानी कि हम गुंडा कह सकते हैं लेकिन हम कहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम उनके तरह बात नहीं कर पाते हैं। तो इस सो कॉल्ड मिसबिहेविंग यूथ को लेकर तो आप कह रही हैं कि जी, आई विल सेंड यू द वीडियो साहब, ये कहने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। आई जस्ट कानून व्यवस्था रेवंत रेड्डी के राज में फेल हो रही है साहब। अभी इसके पहले मामू बांझे थे, कौन बताइए? BRS के KCR साहब और असदुद्दीन भाई तो मामू बांझे थे। अब मामू चले गया क्योंकि KCR के बेटे KTR ने बता दिया हमारा गाड़ी गराज चली गई। अभी कांग्रेस आई, अभी तो भाई भाई हो गए। ऐसी भाईचारा मुझे तो बहुत ताजुब लगता है डेमोक्रेसी में। इस प्रकार के भाईचारा तो मैंने त्योहारों में देखा है, पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में अब भाईचारा से लोगों के जान लेते हो आप। अगर आप ये मुद्दा लीजिए, वहां के गुजराती गली में जो गुजराती भाई ने जिस हालत देखा है, क्या वो मुस्लिम को द्वेष करे या AMIM को? बताइए क्या करे। और उसी दिन शाम को मुझे एक मदरसा से मैसेज मिलती है, माता जी क्या आप बच्चों के लिए थोड़ा रमजान के इफ्तार के टाइम में है, ये बच्चों को जरा खाने के लिए भोजन नहीं है, आप भी जाइए। आप बताइए कैसा रहना चाहिए मेरा सोच। एंड आई एम सेंडिंग देम द फूड मटेरियल, आई एम सेंडिंग देम द फूड मटेरियल। पूर्णिमा जी, ये सच्चाई है हैदराबाद का। ना वहां पे मुसलमान खुश है ना हिंदू खुश है, सिर्फ वो लोग दारकारी से, just very which is what's illegal and unlawful methods से they are have captured Hyderabad Lok Sabha Parliament. Today people are coming out because I have not cared myself to stand up for them, to tell all these truths. आज तक हिम्मत नहीं हुई लोगों को ठहरने के लिए, क्योंकि पता नहीं उनकी जिंदगियां कौन से मोहल्ले में खत्म हो जाएगी या कौन से गली में उनके सांस बंद हो जाएगी। और मैंने ठहरा है सिर्फ एक रीजन के लिए, ये सच्चाई बाहर निकालने के लिए। ये मेरे लिए इलेक्शंस नहीं है पूर्णिमा जी, ये मेरे लिए उन सारे बच्चों का, सारे औरतों का और हिंदू मुसलमान का लेकर जो कम्युनल राइट्स करवाते आए ना। यू नीड टू नो दैट each one that person is a family member of some family. Yes, I know politicians can be selfish, कि इतने खुदगर्ज तो नहीं ना पूर्णिमा जी, that it's going beyond a point, unbearable. It's like pungent, ऐसा it's going beyond something that जो घटनाएं आप बता रही हैं, अब तो क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिल्कुल डेमोक्रेटाइज कर दिया है कम्युनिकेशन को, तो आपको जो भी लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी है वो तो अब जितने भी लीडर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जब लोगों तक जानकारी पहुंच रही है तो उनमें जागरूकता बढ़ रही है। जिस तरह की घटनाओं का आप जिक्र कर रही हैं वो वाकई बहुत ही उसमें मतलब झकझोर देने वाली हैं। आपको क्या लगता है कि हैदराबाद लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो क्या वो
जिस तरह अमेठी की हम बात करें, क्या हैदराबाद बीजेपी का अमेठी बनेगा? जिस तरह बीजेपी है अमेठी में जीत कर आई, राहुल गांधी की गढ़ को, पूर्णिमा जी मुझे पता हरा कर, नहीं। वैसे ही हैदराबाद में होने की उम्मीद दिख रही है? पूर्णिमा जी मुझे पता नहीं अमेठी हैदराबाद लोकसभा उतनी डेंजरस सीट है या नहीं। फर्स्ट थिंग इज आई डोंट नो हाउ डेंजरस अमेठी व्हेन कंपेयर टू हैदराबाद लोकसभा, लेकिन हैदराबाद लोकसभा बहुत डेंजरस है। मैं बताती हूँ क्यों। हैदराबाद लोकसभा में इलेक्शंस में कैंपेनिंग तक 50% ऑफ हैदराबाद लोकसभा के गलियों में आप जा नहीं सकते, कदम नहीं रख सकते, आप पत्थर फेंकेंगे वो लोग, सर फोड़ेंगे वो लोग। और मैं करने जा रही हूँ, मैं करने जा रही हूँ पूर्णिमा जी वो काम। देखना चाहती हूँ मेरे देश में कैसा रोकेंगे, क्यों रोकेंगे। रोकेंगे तो वो पत्थर खा के देखना है मुझे कि ऐसे कितने गंदे और नीचे गिर सकते हैं वो लोग। क्योंकि 8 सालों से मैं उसी मुसलमानों के मोहल्ले में कुछ गलियों में जाके मैं काम कर चुकी हूं, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये आम मुसलमानों के ऊपर का दाग नहीं है, ये चंद मुट्ठी पर खुद गर्ज पॉलिटिकल वालों का काम है ये। कल को जब मैं उसी मोहल्लों में जाकर मैं जब कैंपेनिंग करूंगी, देखूंगी कौन आके मुझे रोकेगा, और जो भी रोकेगा वो एकमात्र AMIM पार्टी है, जो मुझे मालूम है, जो मुझे मालूम है। और अब से देखेंगे भी हम किस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को ये पुलिस वाले मारेंगे, हम उसका जवाब भी देंगे। We will go legally on every policeman who would try to, assault our Hindu brothers. कल वो लोग डरा रहे हैं उन लोगों को कि 144 सेक्शन लगा देंगे, भाई आपके दुकानें बंद होंगे तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। And you think this is 21st century? You think there is democracy in this constituency? No, Purnima ji, there is no democracy in this. It is very worst here. इसलिए टच नहीं करते हैदराबाद लोकसभा को, क्योंकि टच करे ना बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाते हैं लोग। इसीलिए इलेक्ट्रिकल बिल तक लोग जाके भरवा नहीं पाते वहां पर। तो हमको भी देखना है क्या आप कि कह रही हमारा हैं उम्र बिल नहीं कितना भरते लोग? छोटा होगा। बिजली के बिल नहीं भरते वहां? हाँ, नहीं भरते ना। आउटस्टैंडिंग 600 करोड़ से अधिक है वहां पर। असद भाई भरने थोड़ी देते, असद भाई भरने नहीं देते वहां पर। सो कॉल्ड ग्रेट मैन बैरिस्टर who himself has has done law। पता है वहां पे क्या करते हैं? मारते हैं इलेक्ट्रिकल बिल को मांगने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मार मार के भगाते हैं। पता है वो भी मैं बताती हूँ क्यों। 4000 के रेंट, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, ये सब कमाने के लायक नहीं रहते वहां के लोग, क्योंकि वो लायक रहने नहीं देते वहां पर असद। इसलिए क्या करते हैं लोगों को, ये ऐसा एक बोलते ना, मच्छी को पकड़ने के लिए थोड़ा दाना फेंकोगे आप ऐसा पानी के अंदर, वैसा बोलते करंट बिल तुम बनने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं। तो बेचारे मुसलमान ये नहीं समझ पा रहे वहां पे कि 500 इलेक्ट्रिकल बिल ना भर पाना कितनी कमजोरी की बात है जीवन में। कितने उन लोग नीचे दलदल में गिरे हुए हैं। एक इंसान 500 के इलेक्ट्रिकल बिल पे करने का मतलब है उन्होंने रेंट पे कर लिया है, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का पे कर लिया है, उन्हें ऐसा बहुत सारा कुछ कर लिए है। लेकिन वो मुसलमान ये नहीं समझता। वो मुसलमान समझता रहे बहुत बड़ी बात है, हमको इलेक्ट्रिकल बिल पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इतने इग्नोरेंट एंड इनोसेंट है वहां के लोग। और मैं आई एम एजुकेटिंग देम कॉन्स्टेंटली। भाई अगर आप इलेक्ट्रिकल बिल पे कर पा रहे हो, पानी का बिल पे कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपका घर परिवार सुखी है, आप इतना तनख्वाह कमा रहे हो। अरे मोदी भाई का एक भी स्कीम मुसलमानों के बीच में नहीं गया। कभी आपने कोई पोस्टर देखा है MP जी को, असदुद्दीन MP जी को, मोदी जी का स्कीम्स के बारे में उनसे बात करते हुए? क्या दिक्कत है आपको? आप तो MP हो, you are supposed to promote prime minister's yojanas because it is people's money, it has to go to people. Why have you not? मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन जब हुआ था, चंद्रायन गुट्टा से लेकर याकुतपुरा का लाइन जो हुआ था, दोनों कॉन्स्टिट्युएंसी के MLAs नहीं थे वहां पर, असद नहीं थे वहां पर। हाउ वुड यू नॉट बी देयर? लेकिन पत्थर गिरता है, पत्थर के ऊपर इनके नाम गिरते हैं। बताइए क्यों? पूर्णिमा जी, इट इज अ बिग स्कैम।
Nobody dare to open the truth still today. I have started opening up this. I have started opening their razakars. I have started opening their bogus votes. I have started opening the way they are not letting women grow in both the communities. जी, तो आप अपने भाषणों के लिए जानी जाती हैं, माधवीलता जी। सच्चाई के लिए आपके जानी तेज जाती हूँ तर्रार पूर्णिमा भाषणों जी। के लिए हाई प्रोफाइल सीट है हैदराबाद सीट, जिसमें आप ओबीसी के खिलाफ बीजेपी से लड़ रही हैं संसदीय ये चुनाव। और जिस तरह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी कमजोर सीटें जो हैं उन पर फोकस कर रही है, तो हैदराबाद भी क्या उनमें से एक है? और आपको बीजेपी इस सीट से लड़वा रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है? जो कमजोर सीट माना गया है, अब की बार वो कमजोर सीट नहीं है। और जो असद भाई बार बार, मैं भाई इसीलिए कहती हूँ क्योंकि हम कुछ संस्कार के कुटुंब मर्यादा देना भी जानते हैं लोगों को। तो इस प्रकार से जो 3 बार स्त्री का मर्यादा नहीं किया उन्होंने, ट्रिपल तलाक का विरोध कर स्त्री का मर्यादा नहीं किया उन्होंने, यूसीसी में जब स्त्री को मैके में लड़कों के बराबर देना था हक, उसको नकार कर उन्होंने मर्यादा नहीं दी स्त्री को। तीसरी बार जब 33 पॉइंट रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं, उसकी मर्यादा नहीं की उन्होंने। ऊपर से वो कहते हैं हमारे मुसलमान औरतों को कितना और ज्यादा दोगे। तो आपने असेंबली 2023 में कौन सा बड़ी औरत को ठहराया अपने साथ? 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ठहरवाना था। आपका तो पूरा ही पूरा मुसलमान का पार्टी है ना, और तो प्योर माइनॉरिटी पार्टी। किसने रोका अपने आपको? अरे सोच तो दिए ना मोदी भाई, पकड़ लेना था। आप क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप देना नहीं चाहते, सिर्फ टोकना जानते हो आप, इसीलिए एक औरत को खड़ा किया है। इसलिए भाजपा ने आपके बार औरत को खड़ा कर उसी औरत से उनको हरा के दिखाना चाहते हैं कि औरत किसी में कम नहीं है। और 3.5 किलोमीटर का नाला चलता है पूर्णिमा जी, खुला नाला आज भी। एंड यू थिंक दैट्स डेवलपमेंट? 3.5 kilometers of open drainage nala flows. High-tech city. Yes, that is the great Hyderabad Lok Sabha Parliament. आप वहां ठहरने की तो दूर के बाद 1 किलोमीटर तक नहीं ठहर पाते उस नाला के पास। You people should sometime take little time to come and see that constituency, Purnima ji. Then you will exactly know we are not in 21st century. हम तो 40 साल पहले ही रुक गए, हमारा घड़ी वहीं रुक गई पूर्णिमा जी। अब की बार आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ाएंगे इस घड़ी को, अब और रुकने नहीं देंगे इस घड़ी को। अब और मुसलमान स्त्री को जिल्लत होने की जरूरत नहीं है, अब और हिंदू औरत को जिल्लत होने की जरूरत नहीं है, अभी और बच्चों के बिना पढ़ाए लेबर होने की जरूरत नहीं है, अभी और वहां पे हिंदू मुस्लिम लड़ने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना की राजनीति में कहते हैं कि ओवैसी एक बड़ा किरदार है और इसे बीआरएस के करीब माना जाता रहा, और बीआरएस को बीजेपी के, और कहते हैं कि परसेप्शन की वजह से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। क्या बीजेपी ये परसेप्शन बदल रही है? पहले बात तो परसेप्शन नहीं है पूर्णिमा जी, सो आई वुड वांट टू करेक्ट योर फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ। क्योंकि जब एक मिनिस्टर एक स्त्री पर आरोप लगाया जाता है, उसके लिए कंप्लीट एक ऐसा टाइम और एक लीगल प्रोसेस और एक डिपार्टमेंटल मेथोडोलॉजी में, प्रोटोकॉल में जाना पड़ता है उसके लिए। और भाजपा खास करके अधिष्ठान जो मोदी साहब है, ये सारे आरोप लेने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना पद का इस्तेमाल नहीं किया है। इस आरोप लेकर भी उनके कंधों पर 2023 असेंबली इलेक्शंस लड़े थे यहां से सारे लोग। देखिए वो कितने न्यायबद्ध है। जब पूरा एंटायर डिटेल्स कविता जी के बारे में बाहर निकले, नाउ शी गॉट अरेस्टेड। दैट इज हु मोदी जी इज, दैट इज हु भाजपा। एक तरफ मोदी जी की रैली हो रही है हैदराबाद में, और उसी टाइम पर कविता की गिरफ्तारी हो रही है। अब ऐसे में इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप
365 डे में कोई ना कोई दिन करेंगे, तो आप कोई ना कोई तो ऑफिशियल आवर्स के बाद, ऑफिशियल आवर्स के बाद ईडी राइट्स एनी टाइम, महिला की गिरफ्तारी वो भी। तो आप लेडी पुलिस रहेंगे ना। आप ये क्या बात करके उन्होंने टाइम देख के गफला करे थे पूर्णिमा जी, मुहूर्त निकाल के गफला करे थे क्या? है ये कि तो बहुत आश्चर्यजनक की बात है। प्रक्रिया चल रही है। हाँ जी, तो टाइम देखकर थोड़ी कविता जी ने गफला किया है। तो रातों में गफला नहीं करे होंगे उन्होंने, दिन में गफला नहीं करे होंगे। मुहूर्त देके जब, और it is a entire day's process, right? IT has raided, ED went, and we all know ED takes lot of time, and we all know that even ED finishes off, it will be late evenings, and we all know there is female police to handle the female lady. Yeah, I don't look at it this as तेलंगाना की जनता को क्या मैसेज आएगा? तेलुगु जो यूनिटी है, जो तेलुगु सॉलिडेरिटी है, क्या मैसेज आएगा? आम लोग जो है, आम जनता जो है, क्या आपको नहीं लगता इससे उनको सहानुभूति और ज्यादा मिलेगी और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर सकता है? जब अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो आप बोलेंगे मिल गए, जब सच्चाई बाहर निकल के अरेस्ट हो रहे हैं तो आप बोलोगे सहानुभूति चले जाएगा। क्या करने पर आप लोग बोलेंगे पूर्णिमा जी सही काम किया है हम लोगों ने? तो ये कह रहे हैं कि इससे वोट पोलराइज हो सकता है कि इससे जो नुकसान आपको विधानसभा में हुआ। तेलंगाना प्रजा को जिस न्याय सुनने का इंतजार था, आज उस न्याय हमने सुना है। तो उनके रेजिडेंट्स के बाहर आप देखिए किस तरह की लोगों की भीड़ जमा है, और कविता के, और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ भीड़ है साहब, डैमेज करने के लिए, कांग्रेस को एक तरह से डैमेज करने की एक तरह से रणनीति के तहत हुआ है ऐसा। अभी कांग्रेस पोलराइज हो जाएगा वोट। नहीं, अभी कांग्रेस का बीआरएस के बारे में था ना, ये बीआरएस कांग्रेस कब मिल गया? कह रहे हैं कि अंदर की एक तरह से, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, कई तरह के वर्जन निकल के आ रहे हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर ये बातचीत रही बीआरएस और बीजेपी के बीच में, जिससे जो वोट है वो बीआरएस के वोट बीआरएस की तरफ रहेंगे। पूर्णिमा जी वो पोलराइज हो जाएंगे। नो, दिस इज ऑफ नो यूज टॉक, बिकॉज माफ करिए मुझे, बीआरएस से चंद लोग बीजेपी को आगे सब जानते हैं, बीआरएस से कांग्रेस को भी जा रहे हैं। अभी कोई बीआरएस कांग्रेस की दोस्ती तो मेरे हिसाब से नहीं है, ना कोई बीआरएस और बीजेपी की दोस्ती है, अंदर ही अंदर दोस्ती है, और इसीलिए कविता अरेस्ट होगी। कभी आप बोलेंगे दोस्ती है, कभी आप बोलेंगे ज्यादती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सब कोई एक मुद्दे पे, हाँ जी, पॉस्चरिंग है। मैं तो जो वर्जन आ रहे हैं उसके लिए आपका रिप्लाई लेना चाह रही हूँ उस पर, जो वर्जन्स आ रहे हैं। कोई वर्जन नहीं है पूर्णिमा जी, कोई वर्जन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एकमात्र मुद्दा है, जितना वक्त डिपार्टमेंट को लेना है डिपार्टमेंट ने वक्त लिया है, और सही निर्णय आने पर कविता जी का अरेस्ट हुआ है। बस इस मुद्दे को इससे ज्यादा हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। जिनको जो न्याय मिलना है वो न्याय मिला है, उनको यही न्याय मिलना था कि उन्होंने अन्याय किया है, बस। इससे ज्यादा आई डोंट लुक एट इट into that anything very different। जिन के घर ईडी गया है, इनके घर भी ईडी गया है। जिन के बारे में आईटी इनकम रेड हुआ है, इनके यहाँ भी रेड हुआ है। उनको जिस प्रकार से देश में किसी को जो मिलते हैं वैसे इनको मिला है, बस इनको अरेस्ट हो गया। दैट सिंपल एज दैट, आई डोंट लुक एट एनीथिंग। तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में, तेलंगाना में लोकसभा चुनावों में किसे बड़ा चुनौती मानती है, बीआरएस को या कांग्रेस को? हम किसी को नहीं मानते हैं। हम अपने मोदी भाई के सारे प्रोग्राम्स को सबसे बड़े मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे मोदी भाई बहुत करे लोगों के लिए। जो बस है हमारे लिए अब की बार 400 पार करवाने के लिए, और हमारे मोदी भाई फिर आ जाएंगे प्रधानमंत्री बनकर। हमको ये जो गवर्नमेंट्स अपने स्वार्थ के लिए, खुदगर्ज के लिए जो चलाते हैं ना, उनसे हमको वो बड़े बड़े हमारे लिए चैलेंज नहीं है, और हमें इस मुद्दे पर इतने कुछ सोच नहीं रहे हैं। हम अपने प्रजा से मिल रहे हैं, प्रजा के मुद्दा समझने के प्रयत्न कर रहे हैं, और जितने मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जितने योजना दिए हैं, हम उन सारी योजना पे बहुत जितना हो सके हम बहुत अच्छी तरह से काम कर चुके हैं। अब प्रजा के बारी है, वो बिल्कुल मोदी भाई के तरफ है, हमारे भाजपा के तरफ है, और कमल को ही अपना वोट देंगे और हमको जिताएंगे। और तेलंगाना में आज तक जो नहीं हुआ वो लेवल पे हम लोग सीट जीत कर दिखाएंगे पूरा देश को, खास कर हैदराबाद का सीट। हाँ, तो हैदराबाद की जो आपकी संसदीय क्षेत्र है उसके
वोटर से आप क्या कहना चाहेंगी, खासकर महिलाओं से? हम पूरे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के महिलाओं से यही कहना चाह रहे, खास करके मुसलमान औरतों से यही कहना चाहिए, बहन बस यही समझिए कि जो अपने खुद के कौम के औरत का इज्जत नहीं कर सकते हैं, कौम का औरत का एक 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 आगे लेके जाने का सोच जिन पे नहीं है, जिनको नहीं है, उनका राज्य रहना किसी के लिए सही नहीं है, ना हिंदुओं के लिए है ना मुसलमानों के लिए। जहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे बेरोजगार हैं और जाके टायर पंचर जैसे छोटे छोटे मैकेनिक शॉपों में काम करते हैं, जो इस देश के शान है, भविष्य है, वहां पे आपको किसी प्रकार का भविष्य नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी तीसरी बात, औरतों के वहां पे डराया जाता है कि आप जब वोट डालते हो, हमको घर पे एक परछाई आती है जिसमें लिखा रहता है आप किसको वोट दे रहे हो। देखिए ऐसा बोलते हैं और औरत मान जाते हैं वहां पर, डर डर के, अगर वो भाजपा को भी वोट डालना चाहते हैं तो डरते हैं। तो खास कर हमारे सारे मुसलमान बहनों को मेरे तरफ से ये कहना है, आपको आपका वोट आपके अलावा, आपके खुदा के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हिम्मत से आगे बढ़िए, आप न्याय के ओर वोट डालिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट डालिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा योगी है जिन्होंने औरत को शान और सम्मान दिए हैं। और हम सब हिंदू बहन चाहते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भी आगे बढ़े, तरक्की करें। और रेवंत रेड्डी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं? फिलहाल तो उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला है, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की पटरी पे रेल चल रही है और बीआरएस गवर्नमेंट तो काफी बहुत कर्जे में डुबा दिए उनको। तो बेचारे कहूंगी मैं अपने चीफ मिनिस्टर को, लड़ रहे निकलने में वक्त लग जाएगा उनको। बहुत-बहुत शुक्रिया माधवी लता जी, हम समझ रहे हैं आपके और भी एंगेजमेंट्स हैं, हमसे बात करने के लिए और हैदराबाद से जुड़ने के लिए, और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो ये थी हमारी चर्चा हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता से, और जो कि अपने भाषणों के लिए, अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए वो जानी जाती हैं। साथ ही उन्होंने